देना। Right. हम्म, All right. So here is our course, Managing Intense Emotions. इसमें हम DBT जो डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है और वो स्पेसिफिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए किस तरह से अप्लाई की जा सकती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इमोशनल डिसरेगुलेशन का डिसऑर्डर है जिसमें इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और जो इमोशनल डिस्ट्रेस होता है वो इतना शदीद होता है कि वो टॉलरेट नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की तो सबसे ज़्यादा अगर अजियतनाक हम कोई चीज़ देखें जिसको डीबीटी की जो क्रिएटर हैं डॉक्टर मार्शा लेनन वो कहती हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तकलीफ इस तरह की होती है कि जैसे एक इंसान की जो स्किन है वो जली हुई हो और थर्ड डिग्री पर वो जली हुई हो। इतनी शदीद जब बड़ा अजियतनाक पेन होता है जब वो बर्न कंडीशन में होती है। तो ये इस तरह की इमोशनल पेन होता है इसके अंदर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में शदीद इमोशनल पेन होता है। इसी वजह से फिर वो लोग सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं कि उनका जो ध्यान है वो इमोशनल पेन से हट के फिजिकल पेन की तरफ आए कि उन्हें वो इमोशनल पेन ना फील हो। तो इस तरह कोई शौकिया तौर पे नहीं करता वो जो सेल्फ हार्म होता है, बल्कि वो एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म होता है। इसी तरह से कुछ लोग ड्रग ड्रग यूज और फिर ड्रग एब्यूज की तरफ चले जाते हैं। वो भी यही होता है कि वो अपने इमोशन से बचना चाह रहे होते हैं। तो ये कोर्स है कि किस तरीके से डिस्ट्रेस को टॉलरेट किया जाए और जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है उसको कैसे उस पर काबू पाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, वो इमोशंस को कैसे रेगुलेट किया जाए। इसके ये 8 मॉड्यूल्स होंगे जिसमें पहले तो इंट्रोडक्शन है डीबीटी का, उसके बाद बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन है कि इसके क्या सिम्टम्स है, ये कैसा डिसऑर्डर है। और इसके बाद बीपीडी जो है उसकी बायो सोशल थ्योरी क्या है। और इससे आगे जो 5 मॉड्यूल्स हैं वो सारे डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी के 5 मॉड्यूल्स हैं जो इन डिटेल इंशाल्लाह हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है डीबीटी का। डॉक्टर बिहेवियरल थेरेपी की इसको डिफरेंट अंदाज में पढ़ा जा सकता है, डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। दो तीन अंदाज में इसका नाम हम देख सकते हैं और इसको डीबीटी इन शॉर्ट कहते हैं। डॉक्टर मार्शल लेनन जो हैं उन्होंने 1970s में, आवाज़ मेरी क्लियर है ना? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। राइट राइट। तो डीबीटी जो है वो डॉक्टर मार्शल लेनन इसके क्रिएटर हैं। 1970s में उन्होंने इसका स्टार्ट लिया था और इस तरह से स्टार्ट लिया था कि उनकी अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन भी थी जिनका आगे जाकर जिक्र आएगा कि वो खुद भी एक बॉर्डर लाइनर थी। राइट। तो उन्होंने इस पे वर्क स्टार्ट किया कि किस तरह से अपने सिम्टम्स को मैनेज करना है और चूंकि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी थी, इस तरह से मेंटल हेल्थ में किस तरह वर्क करना है। और जो लोग इन इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स में सेल्फ हार्म से रिलेटेड और सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल बिहेवियर, उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो वो इस थॉट को लेकर माइंड में चली। स्टार्ट में वो जो दौर था ज़रा 1950s और 60s का, सीबीटी बहुत फेमस थी। तो उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश की अपने क्लाइंट्स पे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो इतना शदीद और इतना सख्त है कि सीबीटी जो है वो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी। तो उस पर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो इतने इंटेंस इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प कर सके। तो उनकी रिसर्च उन्हें लेकर गई ईस्टर्न माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की तरफ, जो बुद्धिज़्म में जो बुद्धिज़्म है उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं माइंडफुलनेस के, वहाँ तक वो ले गई कि ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काफ़ी अर्सा उस चीज़ को स्टडी किया। पहले तो उन्होंने वहाँ पे कुछ मास्टर्स तलाश किए जो उन्हें टीच कर सकेंगे माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस। उन्होंने वहाँ से सीखा और फिर डायलेक्ट्स का तस्वर जो है वो फर्स्ट टाइम
थेरेपी के अंदर लेकर आए। डायलेक्ट्स को हम बहुत डिटेल से देखेंगे, राइट, क्योंकि इस थेरेपी का नाम ही क्या है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। तो डायलेक्ट्स जो है वो इसकी बेस में है, माइंडफुलनेस भी इसकी बेस में है, और ये सारी थेरेपी में यही चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे बार बार। तो डायलेक्ट्स जो है वो जब कोई दो अपोजिंग चीज़ें हैं उनके दरमियान बैलेंस फाइंड करने का नाम है। दो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान बैलेंस, इसकी हम बेशुमार आगे एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना फर्स्ट जो रिसर्च पेपर है 1991 में पब्लिश किया था, और जो 1980 की पूरी दहाई है उसमें वो जो उन्होंने लर्न किया था माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस, को अप्लाई करती रही थी, अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करती रही, और फिर उन्होंने अपना जो फर्स्ट पेपर है वो पब्लिश किया 1991 में। अब दोनों चीज़ों ने उनकी बड़ी हेल्प की है। एक तो ये कि वो साइकोलॉजी में ट्रेनिंग और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हासिल कर रही थी, राइट, डॉक्टरेट लेवल पर रिसर्च भी वो कर रही थी। और दूसरा ये, अपनी जो मेंटल इलनेस थी इसकी वजह से, क्योंकि जो अपने इंसान के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल उसके सामने मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, वो उनको देख रहा होता है। तो इसलिए वो अपने आप को समझते हुए वो इस काबिल हुई कि वो एक ऐसी अप्रोच क्रिएट कर सकें जिसे हम आज डीबीटी के नाम से जानते हैं। तो ना सिर्फ उन्होंने इसको क्रिएट कर दिया स्टार्ट में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, आगे चलकर ये बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए भी वर्क करती रही, और आज तक ये रिफाइन होती जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता जा रहा है, डिफरेंट जगहों पर इस पर रिसर्च होती जा रही है। तो इनकी जो, अच्छा, जिनका माइक ऑन है काइंडली वो ऑफ कर दें। अब इनका ये है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि इनको खुद भी ये इशू था, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनको खुद भी था, राइट। इस वजह से वो दूसरों की भी हेल्प करना चाहती थी। तो अगर आप आज भी मार्शल लेनिन के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्होंने पब्लिकली अपनी सारी स्टोरी शेयर की हुई है, राइट। तो हर चीज़ वो इस तरह से डिस्कस करती हैं। हाँ, अब यूँ हुआ कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तो बात हो गई, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगहों पर फिर ये रिसर्च जो है वो यूज़ होने लगी, और ये एक रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ थेरेपी के तौर पर सामने आ गई कि जिन शदीद लम्हात में सीबीटी भी वर्क नहीं करती, हालांकि सीबीटी को टॉप क्लास थेरेपी समझा जाता है आजकल, और ज़्यादातर यही यूज़ हो रही होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। चूँकि वो वर्क नहीं करी थी इंटेंस इमोशंस के लिए, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, और डिफरेंट ऐसे डिसऑर्डर्स जहाँ पर इंटेंस इमोशंस शामिल होते हैं तो वहाँ उनके लिए डीबीटी आजकल भी यूज़ होती है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक स्टडी की सुसाइड और सेल्फ हार्म पे। जैसा कि हम बात करें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा जो मेन इशू होता है वो यही होता है, सबसे पहले इसी पे वर्क करना होता है। तो अगर वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस चीज़ को मान रहे होते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, तो तब ये उनके लिए डीबीटी बेस्ट प्रूव होती है, वरना हम उनको ये थेरेपी नहीं दे सकते जब तक वो खुद ये नहीं तस्लीम करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि हम सेल्फ हार्म ना करें और खुद को अजियत ना दें। जब वो चाहेंगे तो उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो सकती है, यानी उनका कॉन्सेंट जो है वो ज़रूर होता है। और दूसरे कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो उनके टीचर के तौर पर सामने आए। जब मार्शा लेनन अपनी स्टोरी बताती हैं तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इनकी लर्निंग में इनके साथ रहे हैं एज अ, कुछ जो है वो एज अ मेंटोर इनके साथ रहे हैं, कुछ टीचर्स के तौर पर और कुछ कोलीग्स के तौर पर। तो हम उनको भी देख लेते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए वर्क करती है, जल्दी से हम इसकी हिस्ट्री में से होकर गुजरते हैं, फिर आगे मॉड्यूल्स की तरफ आते हैं। तो डिप्रेशन यानी कि मूड डिसऑर्डर्स के लिए एनजाइटी, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स और ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए पर डीबीटी जो है ये वर्क करती हैं। जैसा कि हमने कहा, जब जहाँ पर इंटेंस इमोशंस पाए जाते हैं, जहाँ पर समझ नहीं आ रही होती और इजीली थॉट्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, थॉट्स के थ्रू इमोशंस नहीं कंट्रोल हो पाते हैं, तो वहाँ पर फिर डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी वर्क करती है। बेस्ड अप्रोच है। जब हम माइंडफुलनेस की बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस और रेडिकल एक्सेप्टेंस को हम स्पेसिफिकली इन डिटेल आगे स्टडी करेंगे।
तो लेनर ने मार्शल लेनर ने अपना जो अपनी स्टोरी है वो डिस्क्राइब की है इन डिटेल कि किस तरह से उन्होंने सीखा है और किस तरह से पहले तो वो अपने चर्च में गई हैं, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने मालूमात हासिल की कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बेस्ट तौर पर माइंडफुलनेस सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला रिसर्च से कि माइंडफुलनेस जो है वो इतने इंटेंस इमोशंस पर काबू पा सकती है, माइंडफुलनेस के थ्रू पाया जा सकता है। तो फिर उन्होंने वो जो उस दौर के बेहतरीन टीचर्स थे माइंडफुलनेस के, जो कि जैन मास्टर थे बुद्धिज़्म से, तो उनसे लर्निंग जो है वो हासिल की थी। फिर रेडिकल एक्सेप्टेंस का तस्वर है, ये भी माइंडफुलनेस की बेस है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है। माइंडफुलनेस में आपने दो ही चीज़ें करनी होती हैं। एक तो ये कि माइंडफुल रहना है, आपको मालूम हो कि इस वक्त क्या हो रहा है, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है इस लम्हे में प्रेजेंट रह के, राइट। वहाँ पर पास्ट या फ्यूचर में आपका माइंड जो है वो वांडर ना कर रहा हो, आपने प्रेजेंट रहना है इस लम्हे में। और इसको फिर आपने एक्सेप्ट इस तरह से करना है कि आपने जज नहीं करना। जज इस सेंस में नहीं करना कि आपने चीज़ों को मीनिंग्स नहीं देना, आपने इंटरप्रेट नहीं करना। जो सिचुएशन जैसी है आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है उसको, राइट। और उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको इंटरप्रेट नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ को नाम दिया गया रेडिकल एक्सेप्टेंस। और ये जो है माइंडफुलनेस, रेडिकल एक्सेप्टेंस, ये इस थेरेपी की बेस में है, राइट। इसका तस्वुर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज में और टूल्स में ये यूज़ होती है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब इंटेंस इमोशंस आ रहे होते हैं, तो अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो कम तकलीफ दे रह जाते हैं। तो हमने बात की कि रेडिकल एक्सेप्टेंस है, तो रेडिकल एक्सेप्टेंस की यही मुराद है कि इमोशंस और थॉट्स को जैसे कि वो हैं, विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट एनी वैलिडेशन, आपने उनको जस्ट एक्सेप्ट करना होता है, राइट। यानी कि आपने उसे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग देम। अब ये चीज़ होती है कि वो तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। ये सवाल माइंड में आ सकता है ना कि आपसे क्लाइंट कहें कि ये तो इतनी तकलीफ दे सोचें तो हम इन्हें एक्सेप्ट क्यों करेंगे, तो बहुत अनकंफर्टेबल है। तो इसका जवाब ये है कि जब आप उनसे फाइट करते हैं तो वो और ज़्यादा तकलीफ देती हैं, इस वजह से इनको एक्सेप्ट करना। ये चीज़ रिसर्च बेस्ड है जिस पर डॉक्टर मार्शल लेनर ने वर्क किया। जेरल्ड सी डेविसन है, अह, ये जहाँ पर वो पीएचडी कर रही थी तो ये उनके साथ थे वहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू, इस वजह से थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पर ये इन्होंने पीएचडी की है, तो वहाँ पर उनके साथ ये थे, उनके कोलीग थे, उनके साथ स्टडी कर रहे थे। तो खुद ये जो जेरल्ड सी डेविसन है, ये बिहेवियरल थेरेपिस्ट थे, जैसा कि हम पढ़ते हैं डीबीटी, राइट, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। तो इसमें बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शामिल है। आप देखेंगे कि ये जो इसके 4 से 5 मॉड्यूल्स हैं, ये सारे स्किल बेस्ड हैं, ये सारी स्किल्स की ट्रेनिंग है। तो बिहेवियर थेरेपी पे पहले डॉक्टर मार्शा लेनन वर्क करती रही थी। जैसे कि हमने सीबीटी की बात की, तो सीबीटी में भी खास तौर पर बिहेवियरली वो वर्क करती रही थी स्किल्स पे। तो सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी वर्क नहीं कर रही थी, उसमें उन्होंने माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट और डायलेक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी शामिल किया, जो फिर आगे आकर डीबीटी बनी है। तो ये उनके रिसर्च के दौर के कोलीग थे। एक और ये हैं चार्ल्स स्वेंसन, इनसे भी उन्होंने काफ़ी लर्निंग हासिल की है, खासकर जब वो अपनी रिसर्च कर रही थी और डीबीटी बना रही थी, राइट। तो जब वो थेरेपी देती थी कंसल्टेशन करने के लिए और थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग के लिए, इन एरियाज़ में चार्ल्स स्वेंसन ने मार्शल एरन की काफ़ी हेल्प की। थर्ड जो इनके टीचर हैं ये बहुत फेमस हैं, जो हम एसीटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ये भी बहुत फेमस थेरेपी है। इसके जो क्रिएटर हैं स्टीवन सी हेस, तो इनसे भी मार्शल लेनर ने सीखा है। और ये पहली ऐसी साइकोथेरेपी थी जिसमें माइंडफुलनेस यूज़ की गई थी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। तो यहाँ से भी कुछ आइडियाज़ जो हैं उन्होंने लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जेन मास्टर होगेन यामाहाता, ये
जो हम बात कर रहे थे माइंडफुलनेस जहाँ से उन्होंने लर्न की है, तो ये जेन मास्टर हैं, और कई साल तक ये उनसे सीखती रही हैं, और मार्शल एलन जो है वो खुद भी फिर एक जेन मास्टर बन गई थी, राइट। जब उन्होंने डीबीटी बनाई है तो वो खुद भी एक बुद्धिस्ट और जेन मास्टर बन गई थी। ये हैं होगन यामाहाता जिनकी हम बात करें, जो उनके प्राइमरी मेंटोर और टीचर रहे हैं, जहाँ से उन्होंने माइंडफुलनेस और रेडिकल एक्सेप्टेंस का तस्वर अपनी थेरेपी में शामिल किया। अब हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी क्या है। सो सबसे पहले ये कि ये एविडेंस बेस्ड फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक थेरेपी है, बल्कि ये रिसर्च बेस्ड थेरेपी है। और ये सारी दुनिया में, अगर हम आज भी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या इंटेंस इमोशंस के लिए स्टडी करना चाहते हैं, तो ये टॉप क्लास थेरेपी है, राइट। सबसे टॉप पर ये थेरेपी है जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इंटेंस इमोशन के लिए हेल्पफुल प्रूव होती है। जैसे कि हमने बात की, इसे डॉक्टर मार्शल लेनन ने डेवलप किया था, और स्टार्ट में जस्ट बीपीडी के लिए ये बनाई गई थी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। लेकिन उसके बाद से मज़ीद इस पर रिसर्च होती गई, इसको रिफ़ाइन किया जाता रहा, तो ये और भी डिफरेंट कंडीशंस में भी हेल्पफुल है, जैसे कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स, एनजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जिस तरह से टीनेज है, टीनेज में अक्सर देखते हैं हम सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट्स का ज़्यादा इशू होता है, इंटेंस इमोशंस होते हैं, तो ये एज वाइज भी बड़ी हेल्पफुल है, राइट। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ जाती है कि डायलेक्टिकल का मीनिंग क्या है। जब हम इसकी मीनिंग को देखते हैं, तो ये एक फ़िलॉसफी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर मार्शल एलन फ़िलॉसफी से एक कॉन्सेप्ट उठाकर अपनी थेरेपी का हिस्सा उन्होंने बनाया। डायलेक्ट्स का ये मतलब है, या डायलेक्टिकल का ये मतलब है, दो ऐसी चीज़ें जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ज़ाहिरी तौर पर अपोजिट है, ठीक है, तो उनका इंटीग्रेशन होना। जैसे हम बात करते हैं, इसकी आगे हम डिटेल से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एट द एंड, आखिरी जो इसका हिस्सा आ रहा है कोर्स का। जैसे हम बात करते हैं दिन और रात की, प्यार और नफरत की, शक की, शक के साथ क्या आ जाता है, यकीन की, ट्रस्ट की, राइट। तो ये होती कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक दूसरे का हिस्सा होती हैं। जैसे रात के बगैर दिन नहीं हो सकता, दिन के बगैर रात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे का के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और लाइफ और डेथ है जैसे, तो लाइफ होगी तो डेथ लाजमी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ और डेथ ना हो, ठीक है। और डेथ तभी होगी जब लाइफ होगी। तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स की, राइट। तो खासकर जब हम बात कर रहे हैं डीबीटी की और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो यहाँ पर किस चीज़ का कंट्राडिक्शन, यहाँ पर ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। वो इसलिए कि जब डॉक्टर मार्शा लेनन वर्क कर रही थी, उन्होंने ये चीज़ देखी कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब आप इंटेंस इमोशनल वाले क्लाइंट्स के साथ वर्क करें। उनसे जब क्वेश्चन किया जाता है कि आपने अपनी थॉट्स पे वर्क करना है, आपने अपनी थॉट्स चेंज करनी है, ये थॉट्स नेगेटिव हैं, तो वो चीज़ें सेल्फ पे ले जाते हैं, राइट। अलीशा इंटर द वेटिंग रूम। हेरा, ये कोई स्टूडेंट है हमारी, अलीशा? जी सर। अलीशा कोई स्टूडेंट है हमारी? हाँ, एक स्टूडेंट ट्राई कर रही हैं आप, मैं पूछती हूँ उससे। राइट। अब स्क्रीन से ऑप्शन हट गया उनका, राइट। तो हम बात कर रहे थे इंटेंस इमोशंस की। तो जब उनसे कहा जाता है कि नेगेटिव इमोशंस पे वर्क करना है, तो उन्हें बहुत इस तरह से फील होता है जैसे उनके सेल्फ पे अटैक है, ठीक है। वो इस तरह क्वेश्चन करते हैं, क्या हम मसला हैं, क्या हम नेगेटिव हैं, क्या हमारी नेगेटिव थॉट है, यानी कि हम मसला हैं, राइट। वो सेल्फ से उसको जोड़ लेते थे जब चेंज की बात की जाती, राइट। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करें अपने प्रॉब्लम्स को, अपने आप को,
इसलिए इसको हमने माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस की बात ज़्यादा इसमें आ रही है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपी से ये मुराद है कि वो थेरेपी पहले एक्सेप्टेंस पे बात करे। चेंज को और अगर एक्सेप्टेंस को देखें, ये कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, ये दोनों अपोजिंग हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि देखें ना, लगने में ये अपोजिंग है कि या तो बंदा एक्सेप्ट करता है या तो बंदा चेंज करता है, लेकिन डायलेक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, चेंज बंदा वही चीज़ कर सकता है जिसको बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एक चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे चेंज कैसे करें? जब आप एक चीज़ मान ही नहीं रहे, आप उसे चेंज कैसे करें? राइट। तो इस फिलॉसफी के साथ ये अमीषा थेरेपी। चेक करिए, वो वेटिंग पे है। आई डोंट थिंक, यहाँ तो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है। और पार्टिसिपेंट्स ओके। हैं। वो बता रही है मैं काफी देर से वेटिंग पे हूँ ना, तो चेक कर लें। इनका तो अभी 1 मिनट पहले ही स्क्रीन पे आया था जब मैंने आपसे पूछा। ओके, एडमिट हो चुकी है। चेक कीजिएगा, हो चुकी है। तो डायलेक्ट्स की हम बात कर रहे थे। तो ये कंफ्यूजन हो जाती है जब दरमियान में इस तरह से पॉजेज आ जाते हैं। वी आर सॉरी फॉर दैट। ओके। तो कंट्रडिक्शन की बात आ गई। आप कह रहे हैं कि दो जो है वेटिंग रूम में है। व्हाट्स दिस? इनका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। दोनों नाम इनके आ रहे हैं, ज्वाइनिंग एंड ज्वाइनिंग, हालांकि मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। दिस दिस थिंग इज कंफ्यूजिंग। तो एक्सेप्टेंस और चेंज इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, लेकिन डायलेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक ही स्पेक्ट्रम पे होती हैं। इन दोनों का होना ज़रूरी है। राइट। इसलिए इसका नाम डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, कि इसमें पहले ये फिलॉसफी समझानी है कि चेंज डजंट नेसेसरीली मीन कि नेगेटिविटी है, इस वजह से चेंज है। नहीं, जो अल्लाह ताला ने प्रॉब्लम्स दी हैं उनको एक्सेप्ट करना है, जो सिचुएशन दी है उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर अपनी बेहतरी के लिए चेंज होते जाना है। राइट। तो इसका जो बेसिक पर्पस है वो इस तरह से है, ताकि वो जो इंटेंस इमोशंस वाले लोग हैं वो ये ना समझें कि हम नेगेटिव हैं और हमने चेंज होना है, या हम एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए हमने चेंज होना है। इस वजह से एक्सेप्टेंस और चेंज दोनों पे इस थेरेपी में वर्क किया जाता है। हम बात कर रहे थे कि इसमें एक्सेप्टेंस है, वैलिडेशन है पहले, ठीक है, उसके जो इंडिविजुअल है उसके एक्सपीरियंसेस की, और फिर इन चीज़ों को रखते हुए, सामने रखते हुए कि इनको एक्सेप्ट भी करना है, वैलिडेट भी करना है, फिर चैलेंज भी करना है, और चेंज को भी इनकरेज करना है। राइट। सो एक्सेप्टेंस और चेंज जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं, ताकि एक बैलेंस पे हम पहुंच सकें एक्सेप्टेंस और चेंज के। अब ये भी नहीं है कि सिर्फ एक्सेप्टेंस मौजूद हो, कि बस ठीक है एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं जी और वर्क नहीं कर रहे उसको चेंज करने के लिए, वो भी नहीं सही। और जस्ट चेंज पे फोकस करना भी दुरुस्त नहीं है। इट मीन्स के सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं कि जिनको हमने चेंज करना है, ऐसा नहीं है। राइट। तो इस तरह से ये डायलेक्ट्स जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, और ये एक स्पेक्ट्रम है जिस तरह से हमने बाकी एग्जाम्पल्स दी हैं। जिस तरह से दिन और रात साथ साथ चलते हैं, जिंदगी और मौत साथ साथ चलते हैं, उसी तरह से एक्सेप्टेंस और चेंज का कॉन्सेप्ट भी है। इनको आप बताइए कि आपका नेट का शायद कोई इशू है, इनको मैं काफ़ी दफ़ा एंटर कर चुका हूँ।
ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, जब हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इनको इसका बड़ा फेस करना पड़ रहा होता है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो चीज़ है, है तो परफेक्शनिज्म होगी, या तो मतलब नहीं है बिल्कुल, राइट। अब एक शख्स है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से इनका कोई फेवरेट पर्सन होता है, ठीक है, ही कैन बी अ टीचर, दे कैन बी देयर सिबलिंग, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे रिलेशन में इनका फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वो इनका फेवरेट पर्सन होता है। कभी वो इनको बहुत अच्छा लग जाएगा, राइट, और कभी वो दुनिया का बुरा तरीन इंसान होगा। इसकी वजह क्या होती है? अगेन, इंटेंस इमोशंस। जब वो उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है तो उन्हें वो शख्स बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा होता है तो उन्हें वो शख्स बहुत बुरा लग रहा होता है, राइट। ये चीज़ जस्ट रिलेशनशिप्स में ही नहीं होती, हालांकि रिलेशनशिप में ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है और सामने भी आ जाती है। ये चीज़ तकरीबन हर एस्पेक्ट में होती है, राइट। ऑपोजिट्स होते हैं, या तो वो समझते हैं कि सब कुछ है, या तो वो समझते हैं कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक शेर है, वो मुझे याद आ रहा है कि कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी आसमान से गिरा दिया, राइट। तो ये है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, कि आप समझ रहे होंगे बात को, या तो 100% है या ज़ीरो है, यानी दरमियान में जो ग्रे है या कलर्ड है वो चीज़ नहीं है, या ब्लैक है या वाइट है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। डिफरेंट सिचुएशंस में भी हो सकती है, लाइक अगर किसी के जिस तरह 95% मार्क्स आ जाते हैं, ऑल और नथिंग थिंकिंग है, डाइकोटोमस थिंकिंग के, तो फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है। इट इज़ इन अ डिफरेंट सेंस कि उसकी निगाह इस पे नहीं है कि 95% मार्क्स आ गए हैं, बल्कि वो अब ये सोच रहे हैं कि 5% कम क्यों हुए। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, यानी पोलराइज टर्म्स में उनकी थॉट्स होती हैं। डायलेक्टिकल थिंकिंग, तो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के लिए डीबीटी लेकर आती है डायलेक्टिकल थिंकिंग। डायलेक्टिकल थिंकिंग डायलेक्ट्स के तस्वुर पर बेस करती है। डायलेक्ट्स हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इसमें अपोजिंग चीज़ें हैं, उनको एक साथ से को एग्जिस्ट, हम समझते हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो डायलेक्ट्स हैं वो कह रहे होते हैं, और वो इंसानों को और समझ होते हैं, कभी वो बहुत अच्छा समझ रहे हैं या कभी वो बहुत बुरा समझ रहे होते हैं। तो डायलेक्ट्स ये सिखाते हैं कि दोनों चीजें हर वक्त इंसान में मौजूद होती हैं। कभी वो अच्छे फील कर रहे होंगे तो अच्छा बिहेव कर सकते हैं, कभी उन्हें बुरा भी फील हो सकता है, तो वो एंड को लेकर आते हैं, और की जगह बोथ और एंड की बात करते हैं, जस्ट और की बात नहीं करते। तो डायलेक्ट्स हमें ये सिखाता है कि बात अ, और की नहीं है, बल्कि एट द सेम टाइम वो इंसान है, वो दोनों चीजें उनके साथ हो सकती हैं। तो वो पहले से ही प्रिपेयर करवाते हैं कि हर चीज, ऑपोजिट्स किसी भी टाइम पे हो सकते हैं, मुश्किल होती है फिर उसके बाद आसानी आती है। तो मुश्किल ना हो तो फिर आसानी नहीं फील होगी, अगर मुश्किल नहीं होगी तो फिर आसानी कैसे फील होगी। तो ये जो तस्वुर है डायलेक्टिकल थिंकिंग का, ये फिलॉसफी जो है इस पे वर्क किया जाता है और इसको स्किल सेट का हिस्सा बनाया जाता है। अब फर्स्ट डी जो है वो डायलेक्टिकल है, बी इज फॉर बिहेवियरल। बिहेवियरल क्यों है? क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बनी थी ये थेरेपी, उसमें आगे हम देखते हैं जो इसके 9 सिम्टम्स हैं, वो हीरा एक्सप्लेन करेंगी आपको। तो उसके जो सिम्टम्स हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो 9 सिम्टम्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं किसी ना किसी तरह से। तो इन जो बिहेवियर्स है इनको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। और डीबीटी जो इसके 4 मॉड्यूल्स है वो सारी की सारी स्किल्स ही हैं, स्किल्स पे वर्क करना। तो इसलिए बिहेवियरल होना ज़रूरी था इस थेरेपी का, यानी ये स्किल्स पे वर्क करेगी, उन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करेगी, और उनको किस तरह से उन पे वर्क करना है, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, तो इस पे वर्क करेगी बेसिकली। इसलिए ये डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है।
और कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? सारी की सारी एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स यूज होती हैं डीबीटी में। एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स यूज होती हैं। और जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर था, इसको पहले अनट्रीटेबल समझा जाता था, लेकिन जब से ये डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी के वर्क स्टार्ट हुए और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो बताया जाता है रिसर्च के अकॉर्डिंग 77% लोग इन सिम्टम्स से हील कर जाते हैं। राइट, वैसे तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का ही समझा जाता है ना कि ये ट्रीटेबल नहीं होते, ये लाइफ टाइम होते हैं, लेकिन 1 साल तक थेरेपी का हिस्सा रहने के बाद 77% लोगों में उतने सिम्टम्स ही मौजूद नहीं रहते कि उनको डायग्नोज किया जा सके विद बीपीडी। इट मीन्स के मोर देन 75% ये वर्क करती है। सो ये एक अच्छा रेट है, सक्सेसफुल रेट है। इसकी गोल्स क्या होते हैं? यही इसके 4 मॉड्यूल्स भी हैं, यही स्किल सेट्स भी हैं, और यही इसके 4 गोल्स भी हैं कि ये इन चीज़ों पे वर्क करती है। माइंडफुलनेस और बीइंग इन द प्रेजेंट। इस तरह से प्रेजेंट में रहना है कि जजमेंट्स ना पास हो रही। आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, आप प्रेजेंट तो हैं, लेकिन नॉन जजमेंटली और विदाउट इंटरप्रेटिंग एनीथिंग। आप किसी चीज़ को कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से बंदा प्रेजेंट में रह सकता है कि आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं और ओपनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओपनली से ये मुराद है कि आप क्यूरियस हैं, आप और भी जानना चाहते हैं। आप जितना ज्यादा जानना चाह रहे होंगे, आप उतने माइंडफुल होंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में होंगे। लेकिन अगर आप कोई मीनिंग देना चाहते हैं उसको, तो वो फिर कहीं ना कहीं बातें प्रेजेंट प्रेजेंट में होने से निकल जाती हैं। जब हम मीनिंग के साथ अटैच हो जाते हैं, जब हम जज करते हैं, चाहे वो इन अ पॉजिटिव वे हो या नेगेटिव वे हो, तो फिर हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट से निकल जाते हैं। तो ये क्यूरियस एटीट्यूड होता है, एक ओपननेस का एटीट्यूड होता है। इस तरह से प्रेजेंट में रहा जा सकता है। तो ये है माइंडफुलनेस। सेकंड है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, कि डिस्ट्रेस को कैसे टॉलरेट किया जा सकता है, या जो खासकर जो इंटेंस इमोशन से रिलेटेड, जो सेंसिटिव लोगों से रिलेटेड डिस्ट्रेस है, उसकी बात हो रही है। अब डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस में फर्क थोड़ा सा होना चाहिए। स्ट्रेस जो है वो लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और स्ट्रेस हेल्पफुल भी होता है। तो यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है, जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट, जैसे स्ट्रेस, एग्जाम से पहले जो स्ट्रेस आ रहा है वो अच्छा है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कोई तैयारी नहीं करेंगे, हमें कोई फिक्र ही नहीं होगी। तो उसको साइकोलॉजिस्ट यू स्ट्रेस कहते हैं। और डिस्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस है जो तकलीफ देता है, जो न्यूरोटिक फीलिंग्स लेके आता है। तो ये वो स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस। उसको टॉलरेट कैसे करना है, उस इमोशनल पेन को किस तरह से टॉलरेट करना है, तो ये वो है, या इसको इस थेरेपी में ये कहा जा सकता है कि कम रिएक्ट करके। ज्यादा रिएक्ट करते हैं जब हम उन इमोशन से फाइट बैक करते हैं, तो मजीद हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये है कि उस पर हम कम रिएक्शन देंगे, ठीक है, या तो कम रिएक्शन देंगे, या अगर रिएक्शन हो भी जाता है तो ये इतनी स्किल सीखी जा चुकी हो कि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो, वो उतना इंटेंसली इतनी इंटेंसिटी के साथ ना दिया गया हो वो रिएक्शन, कि खुद को भी हार्म हो, दूसरों को भी हार्म हो, और उसके बाद फिर रिजल्ट्स मजीद हार्मफुल होते जाए। तो ये इस तरह की ये चीज़ है कि डिस्ट्रेस को किस तरह से टॉलरेट करना है, इसमें सारी वो स्किल्स आ जाएंगी। देन इमोशनल रेगुलेशन और रिकॉग्नाइजिंग एंड कंट्रोलिंग योर इमोशंस। देखिए, इमोशंस क्यों रेगुलेट नहीं हो पाते हैं, इसमें क्या इशू होता है कि हमारा एक तो हमें हमारा फोकस ही नहीं होता इमोशंस पे, फोकस नहीं होता, मालूम नहीं होता कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हम आया उन इमोशंस को आइडेंटिफाई कर भी रहे होते हैं, क्या हम उन्हें लेबल कर सकते हैं कि इस वक्त हम कैसा फील कर रहे हैं, या जस्ट हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं।
तो ये स्किल्स जो है वो इस चीज़ पे बेस कर रही होंगी कि किस तरह से अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है, और फिर जब उन्हें जान जाते हैं तब उन्हें किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। देन फोर्थ जो गोल है वो है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस का, और हैविंग मोर सेटिस्फाइंग पर्सनल इंटरेक्शंस। इसमें कम्युनिकेशंस पे वर्क किया जाता है। और ये जो फोर्थ मॉड्यूल है डीबीटी का, तो इसमें सारी आप वो स्किल सीखेंगे जिसमें रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डीबीटी, अब प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो वही चार चीजें हमें नजर आ रही है यहाँ पर भी। माइंडफुलनेस, कि करंट मोमेंट में रहना है आपने, ये अवेयरनेस से रिलेटेड है। माइंडफुलनेस मीन्स दैट यू आर अवेयर, और इसके लिए फिर ये मस्ट होता है कि यू आर विदाउट जजमेंट और रिएक्टिविटी। आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, आप कोई जजमेंट नहीं कर रहे, आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहे, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप मजीद ऑब्जर्व करने के लिए, मजीद जानने के लिए क्यूरियस हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस, ये इंटेंस इमोशंस को मैनेज किस तरह करना है। ये चीजें बार बार आ रही हैं क्योंकि अब हम इन पे डिटेल से बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, और एक लास्ट में है वॉकिंग द मिडिल पाथ। इन चारों चीजों को लेकर दरमियाने रास्ते पर कैसे चलना है। तो दरमियाना रास्ता कौन सा? डायलेक्ट्स का है। डायलेक्ट्स का है कि लाइफ को एक इस तरह से समझना कि इसका डायलेक्टिकल नेचर है। ठीक है, तो अगर लाइफ का डायलेक्टिकल नेचर है तो फिर इसीलिए इस थेरेपी को भी इस नेचर का बनाया गया है कि इसमें दोनों चीजों की समझ हो, दोनों जो इसके एक्सट्रीम्स हैं उनको इस तरह से समझा जाए कि लाइफ को बैलेंस किया जा सके। सो अगर लाइफ इज डायलेक्टिकल इन नेचर, सो इज डीबीटी। और डीबीटी में मेनली किस चीज पे वर्क हो रहा है? एक्सेप्टेंस और चेंज पे। अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तभी उसकी चेंज के लिए वर्क कर सकते हैं। और ये जो दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं। डीबीटी के की फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या है? इट इज बेस्ड ऑन बायोसोशल थ्योरी। बायोसोशल थ्योरी क्या है? बायोसोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बियोलॉजिकली भी होते हैं, यानी कि वो जेनेटिकली होते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। तो ये तो बायो हो गया। सोशल क्या है कि इन्वायरमेंटली होते हैं, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इन्वायरमेंटली होते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। सोशली से ये मुराद है। तो बायो सोशल, जब हम बात करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट ने बायो सोशली देखा है कि उनके ब्रेन में कुछ इस तरह से होता है कि उनका जो ब्रेन है इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि वो उनकी इंटेंस इमोशन होते हैं। उनका जो ब्रेन का एरिया एमेगडाला है, तो वो ज्यादा एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव होता है, इस वजह से वो इंटेंस इमोशंस फेस कर रहे होते हैं। तो लेकिन सिर्फ ब्रेन का इस हालत में होना ही जरूरी नहीं, इसके साथ जो उनको इन्वायरमेंट मिलती है। अक्सर देखा गया कि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लाइंट्स हैं उन्हें ट्रॉमास फेस करने पड़ते हैं, या इनवैलिडेशन उन्हें फेस करनी पड़ती है बचपन में, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया जाता, और इस तरह की निगलेक्ट से गुजरते हैं अक्सर। तो ये चीज़ें उन्होंने फेस की होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि जो थेरेपी अब स्पेसिफिकली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बनाई जा रही है, सो उस डिसऑर्डर को बेस किया गया है बियोलॉजिकली और सोशली, दोनों चीज़ों पर। तो जो थेरेपी उसके लिए बनाई जा रही है वो भी इन दोनों फैक्टर्स को समझते हुए बनाई जाए। तो ये बायो सोशल थ्योरी पर इसलिए बेस करती है।
सो सेकंड पॉइंट इज डीबीटी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर बीपीडी। इसकी बात हम कर चुके हैं। डॉक्टर मार्शल एलन ने जब सीबीटी के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की थी जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, तो उन्होंने ये फील किया कि ये तो सिम्टम्स को इम्प्रूव करने की बजाय बिगाड़ सकती है, क्योंकि डायरेक्टली जब चेंज पे वर्क किया जाएगा तो वो हर्ट फील हो रहे थे। जो क्लाइंट्स हैं उन्हें यूँ फील हो रहा था जैसे जजमेंट हो रही है, उन्होंने रॉन्ग समझा जा रहा है, तो वो थेरेपी को उनको फायदा देने की बजाय उनके लिए नुकसानदेह प्रूव हो रही थी। तो ओरिजिनली इस थेरेपी को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए क्रिएट किया गया था। और इसमें बेसिकली जो चीज़ ऐड की गई थी सीबीटी में वो थी माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस के साथ रेडिकल एक्सेप्टेंस और डायलेक्टिक्स। तो ये तीन चार चीज़ों का मजमूआ डीबीटी का। हाईली स्ट्रक्चर्ड है, इसकी बात हम कर चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस तरह होता है कि ये 24 वीक्स पर मुश्तमिल है। और वो 24 वीक्स इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले 2 मंथ्स वर्क किया, सॉरी 2 वीक्स वर्क किया जाता है माइंडफुलनेस पे, ठीक है। और उसके बाद 6 वीक काम होता है जो नेक्स्ट मॉड्यूल है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। फिर उसके बाद अगेन 2 वीक्स का पीरियड आता है माइंडफुलनेस का, और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है इमोशनल रेगुलेशन। उसके बाद अगेन 2 वीक्स का पीरियड आता है। मतलब इस तरह से ये एक सर्कल में चल रहा है ना। हर एक मॉड्यूल के बाद 2 वीक्स का, इसकी मैं आपसे इमेज भी शेयर कर दूंगा, 2 वीक्स का माइंडफुलनेस का जो है आ जाता है, और फिर लास्ट वाला मॉड्यूल आ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटल 2 + 2 + 2 6 वीक किसके हो गए, माइंडफुलनेस के, और बाकी 6 वीक्स जो है वो बाकी 3 मॉड्यूल्स के हो गए। इस तरह से 24 वीक्स यानी कि 6 मंथ्स हो जाते हैं। और ये 6 मंथ्स जो है वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर एक और साइकिल होता है। और उसके बाद 77% तक जो क्लाइंट्स होते हैं वो इम्प्रूव कर चुके होते हैं। इम्प्रूव तो सारे तकरीबन कर चुके होते हैं। ये जो 77% है ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनमें रहता ही नहीं। मतलब ये इस हद तक कामयाब थेरेपी है कि इनमें सिम्टम्स इतने ड्रॉप हो जाते हैं कि हम इन्हें डायग्नोज ही नहीं कर सकते। इन्हें हम डायग्नोज नहीं कर सकते कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है भी कि नहीं। यानी इस हद तक ये थेरेपी वर्क करती है। सो इस तरह से ये हाईली स्ट्रक्चर्ड और कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, और रिसर्च बेस्ड है। बहुत रिसर्चेज हुई हैं इस पे, आजकल भी हो रही हैं, अब भी हो रही हैं। सो इसको इफेक्टिव समझा जाता है। और लास्टली थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें है। अब देखें थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप किस तरह से हर थेरेपी में इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमने बात की कि जो क्लाइंट्स हैं उन्हें बचपन में वैलिडेशन नहीं मिली है, ट्रॉमास फेस किए गए हैं, ठीक है। अब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वैलिडेशन की, एक्सेप्टेंस की। इस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है रीपेरेंटिंग का, कि थेरेपिस्ट जो होता है वो एज अ फादर, एज अ पेरेंट वर्क कर रहा होता है। कि अब अगर वो बचपन में उनको वो वैलिडेशन नहीं मिली थी तो अब यहाँ पर उनको वैलिडेशन मिलेगी। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो सक्सेस रेट्स हैं वो भी इसी से रिलेट कर रहे होते हैं। जितना बेहतर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होगा उतने ही चांसेस होंगे कि ये थेरेपी वर्क कर जाए। सेकेंड मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बीपीडी जैसे कहा जाता है। अब इसके हम सिम्टम्स, कॉजेज और प्रिवेलेंस देखते हैं। फिर आप इसको स्टार्ट कर लीजिए, ये डिसऑर्डर क्या है और इसके काइंड सिम्टम्स बता दीजिए। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके।
तो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हम सिम्टम्स देख लेते हैं, किस तरह से ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करें। ओके, वन बाय वन हम इसके सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। और फर्स्ट पे जो है वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। फियर ऑफ अबैंडनमेंट जो सिम्टम है ना, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पैटर्न है वो इसी का पाया जाता है। अब ये जो क्लाइंट्स है ना, अबैंडनमेंट से बचने की कोशिश करते रहते हैं, और वो अबैंडनमेंट जरूरी नहीं है कि वो रियल हो, वो इमेजिन भी हो सकता है। अब फियर ऑफ अबैंडनमेंट का मतलब ये है कि उन्हें ये खौफ होता है कि जो मेरे प्यारे हैं मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अब वो प्यारे उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनका कोई पार्टनर हो सकता है। अब इस खौफ से बचने के लिए वो चाहते हैं बार बार उन्हें रीअश्योरेंस दी जाए, बार बार यकीन दिलाया जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। अब वो खुद ही पूछते रहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे बार बार बताया जाए, बार बार पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों पे इस हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उनको खौफ आने लगता है कि उनके बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे। और वो उस तन्हाई से इतना ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, इतनी एंजाइटी होती है कि वो चाहते हैं कि वो बार बार उनको यकीन दिलाया जाए, ताकि उनका एंजाइटी लेवल जो है वो कम होता रहे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो सिम्टम है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कि उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, फैमिली के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, या पार्टनर के साथ हो सकते हैं, ठीक है। वो इंटेंस भी होते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो चाहते हैं उनका जो रिलेशन है वो परफेक्ट हो, उनका पार्टनर परफेक्ट हो, ठीक है। और कभी वो उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, और कभी वो उनको डिवैल्यू कर देते हैं। जब वो खुद अच्छा फील करते हैं ना, तो उन्हें लगता है हमारा पार्टनर बहुत अच्छा है, और जब वो खुद अच्छा फील नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि हमारा पार्टनर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर वो शदीद गुस्सा, नफरत उसका इजहार भी कर देते हैं। और ये तब होता है क्योंकि उनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, अपने इमोशंस उनके इतने ज़्यादा इंटेंस पे हैं कि वो अगर खुश फील करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर वो सैड फील करें तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। हर इमोशन जो है वो इंटेंसिटी पे होगा, इसलिए उनकी ज़रा सी पार्टनर की कोई बात होती है तो उनको इंटेंसिटी पे जाके लगती है, और वो उनको डिवैल्यू करने लग जाते हैं। तो ये साइकिल जो है इसी तरह रिपीट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला जो सिम्टम है ये इनके सेल्फ इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो भी उनकी डिस्टर्ब होती है, उनके डिफरेंट पर्सोनाज हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए होता है ना क्योंकि वो एम्प्टी फील करते हैं, उनको कभी कभी अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता समझ आती, ठीक है। तो इसलिए वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट आइडेंटिटीज बना लेते हैं। जब वो एम्प्टी फील करते हैं तो वो फिर उसको फिल करने के लिए वो एडिक्शन में जा सकते हैं, वो टॉक्सिक रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए वो इस तरह के रिलेशनशिप या एडिक्शन हो गया, या डिफरेंट पर्सोनाज, मल्टीपल पर्सनालिटीज, इस तरह की चीज़ों से अपने आप को फिल करने की कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो इम्पल्सिविटी से रिलेटेड है। इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि कंट्रोल ना रहना, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। इसमें ना सेल्फ हार्म का पहलू होता है बहुत ज़्यादा ना, बीपीटीज जो होते हैं उनमें सेल्फ हार्म का पहलू होता है, जिसमें वो खतरनाक हद तक रेकलेस ड्राइविंग कर सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, अपने आप को कट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। जैसे कि मार्शा ने बोला था, जैसे कि डॉक्टर मार्शा ने बोला था कि एक जो बॉर्डर लाइन पर्सन, क्योंकि वो खुद जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार थी, तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। जिस इंसान को खुद वो डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस बताया था वो ये था कि
इंसान वो जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो इमोशंस होते हैं, वो जब सेंसिटिविटी होती है, जब इनके इमोशंस डिसरेगुलेट होते हैं, वो जो पेन होता है वो इस तरह से होता है जैसे कोई इंसान बिल्कुल कट हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। तो जब उनको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल पेन होगा, इतना ज़्यादा इमोशनल पेन होगा, तो उसको वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह की सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं। वरना इमोशनल मैनेजमेंट के लिए उनको कोई और रास्ता समझ नहीं आता, तो वो इसकी तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक तो हमने देख लिया ना कि सेल्फ हार्म, जस्ट सेल्फ हार्म नहीं है, वो सेल्फ हार्म सुसाइडल भी हो सकता है, सुसाइडल तक भी जा सकता है। पहले तो ये कि वो थ्रेट्स देंगे, गेस्टर्स इस तरह के, वो क्यों, जब उनको लगेगा हमारे पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है या हमारी फैमिली हमारे साथ सही बिहेव नहीं कर रही, तो उनको रोकने के लिए, उस अबैंडमेंट से बचने के लिए तो इस तरह से करेंगे। लेकिन वो इस तरह से रियल में कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको तो उसका समझ नहीं आ रही होती है, उनके इमोशंस इस हद तक हर्ट हुए होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती है, तो वो असल में भी कर सकते हैं, वो थ्रेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका पार्टनर कुछ समझे ना, उसको इमोशनल ड्रामा समझे या इस तरह के, तो असल में भी कर सकते हैं। तो बार बार इस तरह के थ्रेट्स भी कर सकते हैं और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। और ये इतना रैपिड होता है, इतना इंटेंस होता है कि एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा। वो खुशी आई है ना, उनको पता ही नहीं चलेगा, वो एकदम से वो इंटेंसिटी पे आई, उन्होंने फील की और वो खत्म हो गई। मतलब एक ही लम्हे में वो खुश भी हो सकते हैं, एक ही लम्हे में उदास भी हो सकते हैं, एक ही दिन में ना बहुत सारे इमोशंस उनको नजर आते हैं। और दूसरा ना एंगर से रिलेटेड है कि वो जब ये परसीव करते हैं ना, कोई इन्हें रिजेक्ट कर रहा है या कोई ब्लेम कर रहा है, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनका जो गुस्सा होता है ना, जो उनका एंगर होता है, वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, वो एकदम से सैडनेस से बदल जाता है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर चुके होते हैं, ठीक है। अगला इंसान भी फिर उनको रिस्पॉन्स करता है, तो फिर वो सैड हो जाते हैं, एग्रेशन उनका सैडनेस में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। एम्प्टीनेस की हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, कि उनमें ना एक डीप सेंस ऑफ इनर एम्प्टीनेस होती है, और उस खालीपन को फिल करने के लिए एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, या फिर वो टॉक्सिक रिलेशंस में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें तन्हाई से खौफ होता है, उन्हें लगता है कोई और चीज़ उन्हें मुकम्मल कर सकती है, उन्हें अपने अंदर एक कमी महसूस होती है, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ आ रही होती है। और कभी कभी इस तरह से होता है ना, इस वजह से वो इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एकदम से डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। और जैसे डिप्रेशन अटैक होता है ना, एकदम से अचानक से डिप्रेशन आ जाना, तो वो इस तरह से हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, करियर चेंज करते रहते हैं, रिलेशनशिप्स भी चेंज करते रहते हैं, उन्हें क्योंकि कोई भी चीज़ फिल नहीं कर पा रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि इमोशनल इंस्टेबिलिटी में भी हम ये देख चुके हैं कि जब उनको गुस्सा आता है, तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, बहुत शदीद एंगर एपिसोड्स होते हैं। उनके लिए गुस्से को मैनेज करना ना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो उसे नहीं कर सकते, उन्हें समझ ही नहीं आती है, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है और कंट्रोल ही नहीं होता है। उसकी वजह से फिर वो अगले इंसान को बहुत बुरा टॉर्चर करते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं और फिजिकली भी कर सकते हैं, तो खुद को करते हैं, अगले इंसान को भी कर सकते हैं, तो चांसेस ये भी है कि वो अगले इंसान को भी कर सकते हैं, खुद को भी सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें एंगर एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस इंटेंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लास्ट जो सिम्टम है वो पैरानोया से रिलेटेड है और डिसोसिएशन से रिलेटेड है। पैरानोया क्या होता है, ये ना एक ब्रीफ पीरियड उनमें आता है कि उनको दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे होते हैं कि कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, इस तरह
शक करना, वहम करना, सब बच्चे भी कह सकते हैं। ये ना स्ट्रेस के टाइम पे होता है, ठीक है। वैसे तो ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। उसके अलावा डिसोसिएशन की एपिसोड होती हैं, जिसमें ना वो अपने सराउंडिंग से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं होता कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अनफिमिलियर लगता है, डिस्टॉर्टेड लगता है, ड्रीम लाइक लगता है, या फैंटेसी लगती है। टाइम की डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स अनरियल लग सकते हैं, बिल्कुल वर्ल्ड से डिटैच हो जाते हैं। ये उनकी एक मेंटल स्टेट होती है, जिसमें उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करते हैं, तो वो रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं अनकॉन्शियसली, ताकि वो फैंटेसी वर्ल्ड में जाके थोड़ा सा जो है वो इस रियलिटी से ब्रेक ले सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है कि जो बीपीडी के जो सिम्टम्स हमने पढ़े हैं, ये इंटेंसिटी में, शिद्दत में, ठीक है, प्रेजेंटेशन में डिफरेंट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मौजूद हों, ठीक है। इनमें से कुछ भी मौजूद हो सकते हैं, और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वही उनको प्रॉपरली इवेल्युएट करके उनको डायग्नोज कर सकता है। ओके, अब आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो डीएसएम से हैं, और ये 9 सिम्टम्स होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। अब हम देखते हैं कुछ कॉजेज क्या हो सकते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। बताया जाता है कि एग्जैक्ट कॉजेज तो मालूम नहीं होते हैं कि किस वजह से होता है, यानी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इस चीज़ की वजह से है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि कुछ बियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, इस पे हमने पहले भी बात की थी, लाइक उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अ, तो उस उन्हें वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कि चांसेस हो सकते हैं कि उन्हें ये डिसऑर्डर हो जाएगा, या वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे अपने बियोलॉजी की वजह से, अपने जेनेटिक कॉज भी कह सकते हैं इसे। और बियोलॉजी में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं ना, तो उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर भी इसी में आ जाता है। तो ये वजूहात कुछ हो सकती हैं, तो इसको हम पहली कॉज के तौर पर देख सकते हैं। सेकंड है इनवैलिडेटिंग एनवायरनमेंट। अब बचपन में ऐसा एनवायरनमेंट का मिलना कि जहाँ पर उन्हें सुना नहीं जाता था, और बार बार पे सजा मिलती थी बात बात पे, और यूं होता था कि उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा। इनवैलिडेट करना यानी दुरुस्त ना समझा। अब उनकी फीलिंग्स थी बचपन में भी, तो उनको ब्लेम किया जाता रहा होगा कि आप सही तौर पर अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस अब ठीक नहीं कर रहे हो, जिस तरह भी कर रहे हो वो वैलिड नहीं है वो सब कुछ। तो उन्हें, या फिर कि ये जो आपकी फीलिंग्स है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती रही, कि एक तरह की इनवैलिडेटिंग एनवायरनमेंट थी। तो ये चीज फिर आगे लाइफ में फर्दर उन्हें इमोशनल डिसरेगुलेशन की तरफ लेके जाती है, कि वहां पर तो रेगुलेट हो ही नहीं पाए इमोशंस जहाँ पर होने चाहिए थे बचपन में। तो फिर ये अनस्टेबिलिटी जो है वो आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। अक्सर देखा गया है एक और कॉज के ट्रॉमाज हो सकते हैं। इनवैलिडेटिंग एनवायरनमेंट खुद भी एक तरह का ट्रॉमा ही है, जहाँ पर निग्लेक्ट आ जाता है। तो ट्रॉमास डिफरेंट तौर पर हो सकते हैं। फिजिकली अब्यूज जो बच्चे होते हैं, वो भी एक तरह का ट्रॉमा है। इमोशनली अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज, इस तरह के ट्रॉमा से जो गुजरते हैं, तो ये भी एक वजह बन सकता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह की मुश्किल हालात से जब बच्चा गुजरता है, तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी और आ सकती है आगे फर्दर लाइफ में।
इसी तरह से अब्यूज के साथ निगलेक्ट की बात भी की जा रही है कि अगर निगलेक्ट का ये मीनिंग है कि उन्हें कह सकते हैं कि एक्टिवली उनको नहीं समझा गया, उनको छोड़ दिए गया अपने हाल पे, जिस तरह से थे उनको ज्यादा नहीं सुना गया, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो जब ये चीज होती है तो ये भी एक वजह हो सकती है। देन न्यूरोबियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ब्रेन फंक्शन और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी हमने बात की। तो इस ये भी एक कॉज हो सकती है। यार ये बियोलॉजिकल बियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ही आ जाता है। ये चार कॉजेस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हो सकते हैं। अब प्रीवैलेंस क्या है, यहाँ पर 1 to 2% बताया जा रहा है, वैसे 1.4% बताया भी जाता है। इस तरह भी बताया जाता है कि 1.4% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इतना प्रीवैलेंट। और इसके बारे में, इस डिसऑर्डर के बारे में ये भी समझा जाता है कि ये ज़्यादातर ख़वातीन को होता है, फीमेल्स को होता है ये डिसऑर्डर, और लाइक 3:1 की रेशो से ये ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन को होता है और मेल्स को कम होता है उनके मुकाबले में। ट्रीटमेंट की बात ये डीबीटी को स्टडी कर रहे हैं। तो ये इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके लिए एविडेंस मौजूद है। तो डीबीटी बेस्ट थेरेपी समझी जा सकती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। ये वर्क करती है उनके इमोशंस को मैनेज करने के लिए और उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए। इसकी अभी हम जो स्किल्स पढ़ेंगे वो सारी इन चीज़ों के लिए होती हैं, जो यहाँ पर उसके गोल्स और बेनिफिट्स अब तक हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये हम बात कर चुके हैं कि 77% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रहे होते हैं बीपीडी का। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वो 1 साल तक ट्रीटमेंट में रहते हैं। कुछ और भी थेरेपीज हैं जिनको कह सकते हैं कि किसी हद तक इफेक्टिव हो सकती हैं। सीबीटी की हमने बात की। अब यहाँ पर ये बात तो केवल है कि हो सकती है किसी तौर पर या किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, लेकिन डॉक्टर मार्शा के अकॉर्डिंग सीबीटी जो है वो उनके लिए इफेक्टिव तो नहीं थी, बल्कि उन्हें मजीद तकलीफ दे रही थी जो उनके क्लाइंट्स थे। सो साइकोडायनेमिक थेरेपी, ओल्ड थेरेपीज में से फ्रॉइडियन थेरेपी भी जिसे कहते हैं, तो वो भी वर्क कर सकती है किसी हद तक। और उसका तो इतना एविडेंस भी मौजूद नहीं है जो पहले पुरानी थेरेपीज थी। देन मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, ये भी उसी दौर की थेरेपी है, उसी वक्त ये बनी थी जब साइकोडायनेमिक थेरेपीज और उससे रिलेटेड थेरेपीज हुआ करती थी। देन मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस जो है जस्ट उनके किसी एक आध सिम्टम के लिए हो सकते हैं, लाइक एनजाइटी के लिए है, डिप्रेशन के लिए है। तो मेडिकेशन ऐसी तो कोई मेडिकेशन नहीं होती जो किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो बंच ऑफ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग एरिया से होते हैं, तो ऐसी तो कोई मेडिकेशन हो नहीं सकती। तो खैर वो उनके मूड्स को स्टेबलाइज करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकते हैं और इस तरह की कुछ मेडिकेशन हो सकती हैं। तो पूरे बीपीडी के लिए कोई मेडिकेशन नहीं हो सकती, जस्ट कुछ चीज़ों के लिए अलग अलग मेडिकेशन हो सकती हैं। सो यहाँ पर इसका सेकंड मॉड्यूल एंड हो जाता है। थर्ड जो मॉड्यूल है माइंडफुलनेस है। जैसे ये फिर अब एंड होगा ये वाला सेशन, इसका आई थिंक 1 मिनट रह गया, तो फिर अगेन हम इसको इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। माइंडफुलनेस देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन हैं, बेनिफिट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं। डीबीटी का की कंपोनेंट है ये, और बेसिक कंपोनेंट है। ये हमें हर मॉड्यूल के अंदर भी नजर आएगा, हर मॉड्यूल से पहले भी नजर आएगा। जैसे कि हमने बात की कि 2 वीक्स का ये होता है, उसके बाद 6 वीक्स का एक मॉड्यूल होता है। आई थिंक किसी का माइक ऑन हो चुका है, प्लीज इसे बंद कर लीजिए। तो इस तरह से ये की कंपोनेंट होता है, ये बेस में होता है, और ये
इसके बगैर ये थेरेपी बन नहीं सकती, चल नहीं सकती, ना और कोई स्किल्स वर्क कर सकती हैं जब तक माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस ना हो। तो ये बेसिकली है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको हम देखते हैं कि ये इस चीज़ की प्रैक्टिस है कि इंटेंशनली पे आपने अटेंशन पे करनी है प्रेजेंट मोमेंट पे खुद से। इंटेंशनली आप जब प्रेजेंट रहते हैं, और इसकी हम बात हमने पहले की कि जजमेंट के विदाउट, कोई डिस्ट्रैक्शन वहां पर ना हो, आपकी थॉट्स जो है वो टोटली कहाँ पर हो, प्रेजेंट पे फोकस हो। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की हम बात कर रहे थे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी, और अक्सर जो इंटेंस इमोशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि एनजाइटी और डिप्रेशन में भी बाज़ औक़ात ब्लैक एंड वाइट ऑल और नथिंग थिंकिंग होती है। तो इसकी वजह से जो हर्टिंग सिचुएशंस होती हैं वो उन्हें बहुत डार्क लग रही होती हैं और डेथ से रिलेटेड लग रही होती हैं, राइट। तो अक्सर डेथ ही सोल्यूशन नज़र आ रहा होता है इस तकलीफ का, इस पेन का, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अलीशा को बताइएगा कि इनको एक्सेप्ट किया जा चुका है, लेकिन शी इज स्टिल इन द वेटिंग रूम, मे बी नेट का प्रॉब्लम ओके है। जी। सो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग को जब चैलेंज करना था, तो मार्शल लेनिन जो है वो कॉन्सेप्ट लें डायलेक्टिकल थिंकिंग का। जैसे कि डायलेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसमें अपोजिंग, जो दिखने में अपोजिंग व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनको किस तरह से इंटीग्रेट करके एक ही तौर पर सामने लाया जाता है कि एक ही चीज़ का स्पेक्ट्रम है। तो डायलेक्टिकल थिंकिंग से भी यही मुराद है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का अल्टरनेटिव एक लाया जाता है कि जो चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड वाइट नहीं हैं बल्कि दरमियान में हैं। इंसान जैसे फॉर एग्जांपल फरिश्ता भी नहीं है, शैतान भी नहीं है, राइट। बाज़ औक़ात वो बहुत अच्छा भी रह सकता है, बहुत अच्छा भी होता है, और बाज़ औक़ात वो बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इसी तरह से सेल्फ भी है। तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, राइट। तो डायलेक्टिकल थिंकिंग हम उसको ऑब्जर्व करें, एक्सेप्ट करें, और ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से निकलना। तो इसके लिए डायलेक्टिकल थिंकिंग से ये मुराद है कि अगर और का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इधर ये और का कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, या तो वो ये है या तो वो है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बोथ, इंसान में दोनों सिफात पाई जाती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इस तरह से डायलेक्टिकल थिंकिंग के थ्रू उनकी स्लोली स्लोली, पहले तो एक्सेप्टेंस है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की एक्सेप्टेंस है, ताकि उनकी ज़ात पे बात ना जाए, उनके सेल्फ पे बात ना जाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन। आगे जाकर जब बात चलती है तो डायलेक्टिकल थिंकिंग पे बात आती है कि इस तरह से सोचना चाहिए हमें, राइट, कि दोनों चीज़ें हिस्सा हैं, रात भी होती है, सुबह भी होती है, मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। अब बिहेवियरल से क्या मुराद है, डायलेक्टिकल तो हमने अच्छे से देख लिया, बिहेवियरल से मुराद है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जब हम उनकी सिम्टम्स पढ़ेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या इशू होता है उनका बेसिकली, कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है, तो उनसे ऐसे बिहेवियर्स हो जाते हैं जाने अनजाने में जिन्हें वो खुद आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए स्किल्स सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बिहेवियरल से ये मुराद है कि उन्हें स्किल्स सिखाई जाएंगी उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, राइट। तो इसलिए बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट होता है, पहले उनकी फिलॉसफी चेंज करनी है, डायलेक्ट्स की तरफ लाना है, देन बिहेवियर। तो ये जो सारी स्किल्स हैं इनमें ये दोनों चीज़ें शामिल होंगी। तो ये जो टेक्निक्स होंगी, ये जो हम स्किल्स की बात करें बिहेवियरल, ये सारी एविडेंस बेस्ड है, इस पर बेशुमार रिसर्चेस हो चुकी हैं, होती रही हैं, और आज आज भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी टेक्निक्स हैं वो सब एविडेंस बेस्ड हैं। वो काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए।
थैंक्स। सो बिहेवियरल जो स्किल्स हैं ये सारी रिसर्च बेस्ड हैं। ये तो हो सकता है कि शायद किसी इंडिविजुअल पे एक स्किल वर्क ना कर रही हो, मे बी, क्योंकि उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, उस पर शायद कोई दूसरी स्किल काम करी। जब हम ये चारों मॉड्यूल्स, पांचों मॉड्यूल्स बल्कि हम देखेंगे तो उनमें जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट स्किल्स हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यूज करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है एक स्किल उन पे वर्क नहीं करी तो दूसरी लाजमी कर रही होगी। तो इस तरह से ये तमाम एविडेंस बेस्ड होती हैं और ये हेल्प कर रही होती हैं, राइट। तो अब कुछ हम गोल्स देखते हैं कि डीबीटी के क्या गोल्स है। जैसा कि हमने बात की, बेसिकली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए ये थेरेपी क्रिएट की गई थी स्टार्ट में, क्योंकि उसमें इंटेंस इमोशंस होते हैं, सेल्फ हार्म और आइडल बिहेवियर तक बात चली जाती है। तो उनको किस तरह से मैनेज करना होता है, डिफिकल्ट इमोशंस को। और फिर ज़ाहिर है जब डिफिकल्ट इमोशंस होंगे तो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे, वो भी अनस्टेबल होंगे। और जो डिस्ट्रेस वो फेस करते हैं तो उसको किस तरह कोप करना है, बेसिकली तो ये इसके लिए बनाई गई थी, राइट। डायलेक्ट्स की हम बात कर चुके कि किस तरह से एक्सेप्टेंस और चेंज को स्पेसिफिकली बैलेंस करना है हमें, राइट। ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं इन दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया जाए किसी चीज़ को, वर्क ना किया जाए प्रॉब्लम्स पे, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को सोच के उन पे वर्क करते रहे और हम चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, जो कि काफ़ी हर्टिंग होता है इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए। इसलिए इन दोनों का होना ज़रूरी होता है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं डीबीटी के, इनको हम मॉड्यूल्स में इन डिटेल भी देखेंगे। ये जो तमाम मॉड्यूल्स है वो इन्हीं के आगे इन्हीं की स्किल्स आगे पेश करेंगे। तो हम इन शॉर्ट अब देख लेते हैं कि माइंडफुलनेस सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसकी हम बात कर चुके, प्रेजेंट लम्हे में रहना, राइट। और प्रेजेंट लम्हे में किस तरह से रहना, विदाउट जजमेंट। आपने चीज़ों को राइट या रॉन्ग नहीं कहना, आपने चीज़ों की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है, क्या, आपने जस्ट फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है, इंटरप्रेट नहीं करना। आपने पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाना। अरे जब कोई इंटरप्रिटेशन आप देते हैं तो आप ये आगे का सोच रहे होते हैं या पास्ट का सोच रहे होते हैं, तो आपने उसको इंटरप्रेट नहीं करना। देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस से क्या मुराद है, जब इंटेंस इमोशंस तकलीफ दे रहे होते हैं, और हम बात कर चुके वो कितनी शदीद तकलीफ होती है, जिस तरह की बर्न स्किन होती है। अगर हम उसको फिजिकल में मेजर करना चाहें, वो बर्न स्किन स्किन जितनी तकलीफ होती है वैसा इमोशनल पेन होता है। तो उसको किस तरह से टॉलरेट करना है, उसके लिए स्किल सिखाई जाती है डिस्ट्रेस टॉलरेंस का जो मॉड्यूल है इसमें, राइट। जब क्राइसिस आए, जब शदीद तकलीफ के लम्हात हों, तो मामलात को, रिश्तों को वर्स करने की बजाय, ख़राब करने की बजाय, हम किस तरह से उस डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर पाएंगे, राइट। इसमें यहाँ पर वो तमाम स्किल सिखाई जाएंगी। देन इमोशनल रेगुलेशन, मैनेज नहीं हो पा रहे होते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, वो मैनेज नहीं हो पा रही होती, तो इसका अलग से मॉड्यूल है, इसमें ये स्किल सिखाई जाती है किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, किस तरह से मैनेज करना है, और रिएक्शन फ़ौरन से नहीं देना, क्योंकि उस रिएक्शन से फिर बाद में बंदे को गिल्ट होता है और अजियत उठानी पड़ती है। देन जो फोर्थ मॉड्यूल है उसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए स्किल्स सिखाई जाती हैं। इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, राइट। और इसमें कम्युनिकेशन जो है वो बेसिक चीज़ होती है। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन होती है। देन इन चारों मॉड्यूल्स को, बेसिकली ये चार मॉड्यूल्स ही होते हैं, तो फिफ्थ जो मॉड्यूल है वो ये है कि इन चारों मॉड्यूल्स को साथ लेकर चलते हुए किस तरह से बैलेंस रखना है कि कोई चीज़ मिसिंग ना हो, चारों चीज़ें मौजूद रहें, एक्सेप्टेंस भी मौजूद रहे, डिस्ट्रेस टॉलरेंस भी, इमोशनल रेगुलेशन भी, और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस भी। इन सबको साथ लेते हुए मिडल पाथ पे कैसे चलना है, जो हम बात कर रहे थे बैलेंस की और डायलेक्ट्स की, तो मिडल पाथ पे कैसे चलते रहना है, और किस तरह से एक्सेप्टेंस के साथ साथ चेंज को लेकर चलना है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस और चेंज जो है वो इन चारों ऊपर वाले मॉड्यूल्स में शामिल है। और फिफ्थ ये है कि इन सबको इंटीग्रेट करके किस तरह से चलना है। सो माइंडफुलनेस,
हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ग्राउंडेड होना, राइट। अब वरीज की अगर बात आएगी तो वो फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती हैं, वो माइंड में ना आ रही हों, इतने हम ऑब्जर्वेंट हों, इतना हम प्रेजेंट में मौजूद रहें, इतने माइंडफुल हों कि हम आसपास की इन्वायरमेंट को महसूस कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें पता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, खुद से रिलेटेड भी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि हमने चीज़ों को जज नहीं करना, ठीक है, ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है। माइंडफुलनेस जो हमेशा नॉन जजमेंटल होती है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हम जज नहीं कर रहे। तो माइंडफुलनेस किस तरह प्रैक्टिस की जा सकती है, इसको हम जो इसका अपना मॉड्यूल आएगा उसमें डिफरेंट इसकी स्किल्स पढ़ेंगे। फिर इसी तरह डिस्ट्रेस टॉलरेंस को हम डिफाइन कर चुके हैं। ये जो क्राइसिस वाली सिचुएशंस हैं, जो तकलीफ दे सिचुएशंस हैं, तो उसमें किस तरह से हमने उस डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना है, उसको कैसे बर्दाश्त करना है, ठीक है। इसके लिए हम जो स्किल्स यहाँ पे कुछ नाम दिए जा रहे हैं, हम इनको इन डिटेल भी पढ़ेंगे। सेल्फ सूदिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो खासकर ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको पैनिक डिसऑर्डर में भी इंटेंस इमोशंस होते हैं, डिप्रेशन में भी होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें भी होते हैं, राइट। और सब्सटेंस डिसऑर्डर के लिए भी, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, तो ये हर जगह पर अप्लाई की जा सकते हैं डिस्ट्रेस टॉलरेंस की स्किल्स। देन इमोशनल रेगुलेशन, ये जो शदीद इमोशंस हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, उनको रेगुलेट कैसे करना है, राइट। इनकी बेस ये होती है कि इमोशंस रेगुलेट वो इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उन्हें इमोशनल इतनी अवेयरनेस नहीं होती अपने इमोशंस की, राइट। इमोशंस के बारे में नॉलेज नहीं होता। बचपन से इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है, फॉर एग्जांपल, कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाए अपने केयर गिवर्स के साथ में, राइट। या कुछ ऐसे ट्रॉमास थे, नेग्लेक्ट था, कोई प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वहाँ पर इमोशनल रेगुलेशन होना मस्ट था, लेकिन किसी तौर पे नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अब उन्हें इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सिखाई जा रही होती हैं। तो इसमें सबसे पहले इमोशंस का मालूम होना चाहिए, इमोशंस के नाम, उनकी पहचान होनी चाहिए, कौन कौन से इमोशंस हैं, इस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं, वो इमोशंस को लेबल कर सकें, वो बता सकें कि इस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं। इसके बाद फिर जब वो पहचान हो जाए इमोशन की, तो फिर उस इमोशनल वल्नरेबिलिटी को कम कैसे करना है, इससे रिलेटेड स्किल्स होंगी, राइट। और हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि हम जस्ट नेगेटिव इमोशंस पे फोकस कर रहे हो कि हमने उन्हीं को कंट्रोल करना है, उन्हीं को मैनेज करना है, बल्कि बहुत सूटेबल ये होता है कि हम पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाएं, तो नेगेटिव से खुद ही फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, राइट। हम इस तरह की कुछ स्किल्स जो है वो इमोशनल रेगुलेशन के मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, जैसे कि हमने बात की, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए है और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए होता है। कि किस तरह से जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप्स और न्यू फ्रेंडशिप्स वगैरह बनाई जाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम इनके सिम्टम्स देखेंगे, लोनलीनेस उसमें होता है, तन्हाई होती है, तो इसको वो पेनफुल हो सकती है, राइट। तो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट मॉड्यूल है, यानी कि किस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर एक बैलेंस्ड वे में चलते रहना है और इस चीज़ को सीखना कि जो अपोजिंग चीज़ें हैं, जो दिखने में अपोजिंग होती हैं, वो एक ही स्पेक्ट्रम पे होती हैं, राइट। सो इस तरह से हमारे ये जो 5 मॉड्यूल्स हैं ये होंगे। यहाँ रूमी की कोटेशन है, द क्योर फॉर पेन इज इन द पेन, गुड एंड बैड आर मिक्स्ड, इफ यू डोंट हैव बोथ यू डोंट बिलोंग विद अस। अब दर्द का जो इलाज है वो दर्द में होता है। ये मौलाना रूमी फेमस पर्शियन पोइट हैं, आज से 600-700 साल पहले के हैं और इनकी पोइट्री आज भी वेस्ट में बहुत फेमस है। बेसिकली ये पोइट हैं, लेकिन बहुत से स्पिरिचुअल लेसन्स इनसे हमें मिलते हैं आज भी। तो उनके अकॉर्डिंग पेन का जो इलाज होता है वो पेन में होता है, राइट। जो हम इमोशंस को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, इमोशंस से भाग के वो पेन बढ़ जाएगा,
तो इमोशन को पहले तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो जो दूसरी बात है गुड एंड बैड और मिक्स्ड, ये कोटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। गुड एंड बैड और मिक्स्ड का क्या मतलब है? ये ऑपोजिट्स की बात हो रही है और डायलेक्टिकल थिंकिंग की बात हो रही है कि इंसान, हम तो इंसान की बात करें, थेरेपी भी इंसानों के लिए होती है, डिसऑर्डर्स भी इंसानों के होते हैं, राइट? तो गुड एंड बैड मिक्स्ड हैं, इंसान में ही होते हैं दोनों, तो मिक्स्ड हैं। अगर आप कहें कि नहीं जी मुझ में गुड नहीं है या मुझ में बैड नहीं है, अच्छाई या बुराई नहीं है, तो फिर आपका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं, फिर तो आप इंसान ना हुए। या तो आप फरिश्ता हैं या फिर आप शैतान हैं, फिर तो आप इंसान ना हुए। ये बेसिकली डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की फिलॉसफी एक्सप्लेन हो रही है इस कोटेशन में। तो कोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरह की चीज़ें जो क्लाइंट्स को याद रह जाती हैं देर तक और उनके माइंड में ये फिक्स हो जाती हैं। कुछ फीचर्स हैं डीबीटी के। डीबीटी जो है वो बायो सोशल थियरी ऑफ मेंटल हेल्थ पर बेस कर रही है। चूंकि ये बनाई गई थी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को भी बेहतरीन अंदाज में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम उसको बायो सोशली देखते हैं, राइट? जब हम उनकी बियोलॉजिकल और सोशल दोनों इन्वायरमेंट्स को देखते हैं, यानी उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलियल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको भी लेकर के वहाँ पर शायद कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद है कि वो इजीली इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज़, दूसरी कि उन्हें सोशली इन्वायरमेंट में इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, लाइक ट्रॉमा, लाइक निगलेक्ट, कि अब वो जो उनकी वल्नरेबिलिटी थी वो बढ़ गई इन्वायरमेंट की वजह से, राइट? तो डीबीटी के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि वो बनाई बीपीडी के लिए गई थी, इसलिए ज़रूरी था कि ये बायो सोशल थ्योरी को फॉलो करे। तो इस तरह ये दोनों चीज़ों पर इसकी नज़र होती है, बियोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी और सोशल फैक्टर्स पर। इसकी हम बात कर चुके हैं कि ये ओरिजिनली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बनाई गई थी। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है, इम्पल्सिविटी होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपने बिहेवियर्स को, अपनी थॉट्स को, उनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और इसी वजह से जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे होते हैं। आज हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो कुछ और भी थेरेपीज़ हैं दो तीन जो इसके लिए वर्क करती हैं, लेकिन उनके लिए इतना डेटा और रिसर्च अवेलेबल नहीं है। डीबीटी को टॉप क्लास थेरेपी समझा जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि इसके लिए एविडेंस मौजूद है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसी सिचुएशन के लिए। फिर इसके अलावा हमने बात की कि ये बाकी भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट होता है, लाइक सीबीटी और बाकी जो मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, उनसे ये डिफरेंट है। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है? इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, जो कि हमें मालूम है कि वन ऑन वन थेरेपिस्ट और क्लाइंट के सेशंस होते हैं, ठीक है? और दूसरी बात इसकी ख़ास ये है कि इसमें स्किल्स ट्रेनिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि इसमें सारी स्किल्स सिखाई जा रही हैं, ठीक है? तो वो घर पे क्लाइंट्स प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, उनको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो होमवर्क अच्छे अंदाज में करेंगे या नहीं, उसके लिए 6 से 8 बंदों का ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें वो रोल प्लेइंग के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स शेयर करके, राइट, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करके, तो वो ट्रेनिंग ग्रुप्स में भी 2 से ढाई घंटे उनका होना ज़रूरी होता। तो ये इंडिविजुअल थेरेपी एक हो गई, ट्रेनिंग ग्रुप्स में जो स्किल्स की लर्निंग है वो सेकंड पार्ट हो गया। फिर सेशंस के दरमियान में भी कोचिंग होती है, लाइक अगर मंडे को सेशन है और फिर नेक्स्ट मंडे को है, और क्लाइंट दरमियान में कहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इंटेंस इमोशंस फेस कर रहा है, तो क्या होगा? वो कॉल कर सकते हैं। एक गिवन टाइम होता है जब वो अपने थेरेपिस्ट को कॉल कर सकते हैं सेशंस के दरमियान में किसी टाइम पर, या वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर बात कर सकें। फिर फाइनली चौथा हिस्सा जो होता है वो है कंसल्टेशन फॉर थेरेपिस्ट। जो थेरेपिस्ट हैं, जाहिर है जब वो इतने इंटेंस इमोशंस के साथ जो क्लाइंट है उनके साथ जब वर्क करेंगे,
तो वो भी बर्नआउट हो सकते हैं, देयर आर चांसेस। या फिर ये हो सकता है कि वो उनको ठीक से मैनेज ना कर पा रहे हों, उन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करने पा रहे हो। तो ये होता है कि थेरेपिस्ट जो हैं वो भी अपनी कम्युनिटी में इन टच रहते हैं दूसरे थेरेपिस्ट के साथ, तो उनकी भी ऑन गोइंग कंसल्टेशन जो है वो चलती रहती है। तो इस तरह से डीबीटी जो है वो एक बेहतरीन थेरेपी के तौर पर सामने आती है। इसका जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। अब हम इसकी बात करें तो रिसर्च बेस्ड है, तो ये इफेक्टिव प्रूव हो चुकी है। हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम क्यों इसको लर्न कर रहे हैं, क्यों इस पर कोर्सेज हो रहे हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव है रिसर्च के अकॉर्डिंग, राइट। ये वर्क करती है इंटेंस इमोशंस के लिए। फिफ्थ की फीचर इसका ये है कि इसमें भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंटेंस इमोशंस जब हैं, एक्चुअली उन इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया गया, देयर वर सम ट्रॉमास इन द पास्ट लाइफ ऑफ द क्लाइंट्स, और वैलिडेशन की कमी थी। तो अब थेरेपिस्ट जो है वो एज अ वैलिडेटर उनके लिए होता है, एज अ गाइड होता है, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ये जो रिलेशन है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डीबीटी के अंदर। अब जो प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो आके थेरेपिस्ट से शेयर कर रहे होते हैं कि इंटेंस इमोशंस में हम कौन सी स्किल्स किस तरह से यूज़ करनी चाहिए। तो वो इंडिविजुअल सेशंस में भी और ग्रुप सेशंस में भी थेरेपिस्ट उनको कम्प्लीटली गाइड कर रहा होता है। इस तरह से उन्हें स्किल सीखने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल एंड हो जाता है। अब सेकंड मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं और कॉजेज क्या होती हैं और इसकी प्रीवेलेंस क्या है। तो 1 to 2% ऑफ जनरल पॉपुलेशन प्रीवेलेंस है इसकी, कि 100 में से 1 से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये डिसऑर्डर हो, और देखा गया कि ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन। और इसका ऑनसेट क्या है, अर्ली चाइल्डहुड या एडोलसेंस। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और देन वही के सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर्स तक बात जा सकती है। सो इसलिए डीबीटी की इम्पोर्टेंस इस सेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम सिम्टम्स देखते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में होते हैं। सबसे पहले कि अबेंडनमेंट का फियर होना, कि उनको छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेले रह जाएंगे, राइट। इस चीज़ का डर कि उनके जो प्यारे हैं, जिनके साथ वो रहते हैं, जिनका साथ वो चाहते हैं, वो उनको छोड़ के चले जाएंगे। ये फियर पहला सिम्टम है, इसको याद रखिएगा। सो इसलिए अब जब वो ये फियर होता है, वो बार बार क्या करते हैं, उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए होती है। वो बार बार पूछ सकते हैं कि आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे, राइट। उन्हें वैलिडेशन चाहिए होती है अपने इमोशंस के लिए, ताकि उन्हें इस बात की यकीन दहानी रहे कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाए। इस तरह से वो दूसरों पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या उन्हें ये हद से ज़्यादा खौफ हो सकता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। सो ये फर्स्ट इसका सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम है कि अनस्टेबल एंड इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जैसा कि हमने बात की थी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में, कि इंटेंस आइडियलाइजेशन हो सकती है, कि बहुत उन्हें जब अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि इंटेंस इमोशंस है, अच्छे इमोशंस भी इंटेंस हैं और जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी इंटेंस हैं। तो या तो वो आइडियलाइज कर रहे होंगे अपने फेवरेट पर्सन को, रहे होंगे कि मेरी लाइफ में जो कुछ है वो आपकी वजह से है। बट चांसेस आर कि जब वो अपने प्रॉब्लम्स को ना समझते हों, उन्हें डिसऑर्डर की समझ ना हो, तो जब वो बैड फील करेंगे तो चांसेस आर कि वो उनको डी वैल्यू भी कर सकते हैं। यानी उनके फेवरेट पर्सन से फिर बुरा तरीन शख्स, बदतरीन शख्स कोई नहीं हो सकता उनकी निगाह में। एंगर हो सकता है, राइट, और ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कट ऑफ हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो इस तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, यानी एकदम से शिफ्ट्स आती रहती हैं, ऐसी अजीब व गरीब सी चेंजेस आती रहती हैं रिलेशनशिप्स में। तो ये सेकंड सिम्टम है। थर्ड है कि अनस्टेबल सेल्फ इमेज या आइडेंटिटी का डिस्टर्बेंस। क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता, अपने बारे में क्लैरिटी नहीं होती है सेल्फ के बारे में, या तो वो खाली फील कर रहे होते हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, यानी कि उनका सेल्फ क्या है, वो क्या है, वो कौन है, इस चीज़ में उन्हें आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस हम इसे कहते हैं कि उनका जो सेल्फ इमेज है वो स्टेबल नहीं होता, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में उनकी जो पर्सोनाज हैं, उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो अडॉप्ट होती जाए, यानी जिस शख्स के साथ वो हैं या जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन में ढल जाएं, राइट। तो ये भी एक सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। नंबर 4 सिम्टम है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी से ये मुराद है कि उन्हें काबू नहीं होता, उनके इख्तियार में चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है, उनके इख्तियार में चीज़ें नहीं रहती हैं। से कि जिस तरह ड्राइविंग कर रहे हैं तो अब रेकलेस ड्राइविंग हो सकती है, डेंजरस हद तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ है वो उनके बस में नहीं है उस टाइम पर। इसी तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ है, राइट, गैम्बलिंग हो सकती है, डिफरेंट इसकी टाइप्स हो सकती हैं। और यही चीज़ फिर सेल्फ हार्मिंग भी है। अब हमें तो ज़ाहिरी तौर पे लग रहा होगा कि ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है, लेकिन उनके लिए वो इम्पल्सिव चीज़ है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको इतनी इमोशनल तकलीफ हो रही है, इतना डिस्ट्रेस है कि वो मजबूर होकर सेल्फ हार्म कर रहे हैं, खुद को कट करते हैं, बर्निंग होती है, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो इमोशनल डिस्ट्रेस से कोप कर पाएँ। तो इम्पल्सिविटी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। इस तरह से सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर की जो हमने इम्पल्सिविटी में बात की है, तो इसका अलग से एक और सिम्टम है कि सुसाइडल बिहेवियर हमें नज़र आ सकता है, या सुसाइडल जेस्चर्स नज़र आ सकते हैं, या वो ऐसी बार बार थ्रेट दे सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगा अपने साथ, या फिर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, ये अलग से भी एक सिम्टम है, ठीक है, खुद को मार सकते हैं, जला सकते हैं, कट कर सकते हैं, और ऐसा अक्सर इमोशनल पेन से बचने के लिए होता है या एक सेंस ऑफ कंट्रोल के लिए होता है। देन इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उनके इमोशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, उनकी मूड जो हैं वो एवर चेंजिंग होते हैं, राइट, और एक्सट्रीम होते हैं, इंटेंस होते हैं। अगर खुशी है कभी तो वो शदीद होगी, इसी तरह से अगर सैडनेस है वो भी शदीद होगी, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रोते रहें, एंगर भी शदीद होगा। इसी तरह से अगर क्रिटिसिज्म, चाहे वो रियल में आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या क्या पता आप उनको उनकी मिस्टेक बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से, तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि क्रिटिसिज्म है या रिजेक्शन है, तो उसमें भी उन्हें शदीद तकलीफ होगी, और वो डीपली सैड हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं। तो ये 6 सिम्टम था। नेक्स्ट सिम्टम है क्रोनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस। जैसा कि हमने पहले बात की कि उन्हें सेल्फ इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब यहाँ पर है कि उन्हें जो ज़ात है, अपना जो अंदर है, वो उन्हें खाली खाली सा फील होता है, यानी कि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें उस चीज़ को भरने के लिए कुछ चाहिए, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई ड्रग है, ठीक है, अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर्स भी उसमें आ जाते हैं, यानी कि दे नीड समथिंग टू फिल, कि वो जो खला है, वो जो वॉइड है, उसको किस तरह से, उस एम्प्टीनेस को कैसे ख़त्म करना है, तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहे, वो कुछ अच्छा भी कर सकते हैं उस खला को फिल करने के लिए। बहरहाल ये जो सिम्टम है ये पाया जाता है, राइट, कि उन्हें कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही होती, ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी चीज़ से खुश नहीं हो रहे, तो वो फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। देन इंटेंस एंगर, शदीद गुस्सा जो कि कंट्रोलेबल नहीं होता, जो कि इम्पल्सिव होता है, ये एक अलग से सिम्टम है, ये भी इसकी एक साइन है और निशानी है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हमने बात की कि जब रिजेक्शन उन्हें फील होगा, क्रिटिसिज्म फील होगा, तो इंटेंस एंगर हो सकता है, तो इसको एक अलग से भी डीएसएम में एज अ सिम्टम इसको रखा गया कि इंटेंस एंगर भी हो सकता है।
और वो उस एंगर को आसानी से मैनेज नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि जब इम्पल्सिविटी की बात आती है, चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, तो वो फिर आसानी से काबू में नहीं आती हैं। उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, स्किल्स सीखनी होती है। देन पैरानॉइड आइडिएशन हो सकती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में यूं हो सकता है कि शायद उन्हें कोई पैरानॉया हो जाएगा, वो चीज़ों पर शक करने लगेंगे, वो लोगों पर शक करने लगेंगे, हो सकता है। और डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी उन्हें आ सकते हैं, राइट। अब यूँ होता है कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, तो ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ वो हैं, जो उनका फेवरेट पर्सन है फॉर एग्जांपल, तो उनके बारे में उन्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब वो नेगेटिव थॉट्स तो एक जगह है, लेकिन वो फिर पैरानोया में बदल जाएंगी, और चांसेस आर कि वो उन पर शक भी करने लग जाएं, और फिर वो उनके बिहेवियर में भी वो चीज़ें आने लग जाएं। या फिर ये हो सकता है पैरानॉइड आइडिएशन के साथ इन दोनों सिम्टम्स को साथ रखा गया, डिसोसिएटिव सिम्टम्स, यानी उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो डिटैच्ड हैं। ठीक है, यानी जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो इंसान क्या कर सकता है, उन उस सिचुएशन से निकल तो नहीं सकता, लेकिन ये फिर एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि हम नहीं हैं, हम मौजूद ही नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है, हम इस सिचुएशन में नहीं हैं, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये 9 सिम्टम्स हैं जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डीएसएम में गिवन है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? आई थिंक हमें एक और सेशन भी रखना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो 10 भी होने वाले हैं। इसको अभी लास्ट 2 मिनट्स का रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो इसकी कॉजेज़ हैं अब बियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है जीन्स में, ठीक है, कि वो इम्पल्सिव होंगे, ये चीज़ एक कॉज हो सकती है। सेकंड ये कि उनकी जो इन्वायरमेंट है उसमें इनवैलिडेशन रही है, उनको सुना नहीं गया, डिसमिसिव इन्वायरमेंट थी, या पनिशमेंट मिलती थी, उनके इमोशंस को समझा नहीं जाता था, तो इस तरह से उन्हें एक इनवैलिडेटिंग इन्वायरमेंट मिल रही है। थर्ड कॉज ये हो सकती है कि उन्होंने बचपन में ट्रॉमा वगैरह फेस किया है, और जो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से वो काफ़ी मुश्किल हालात में उनका बचपन गुजरा, उन्होंने मे बी किसी किस्म का अब्यूज़ सफ़र किया है, चाहे फिज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, या उन्होंने निगलेक्ट उन्हें फेस करना पड़ा है, यानी उन्हें सुना नहीं गया, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। और इसी तरह से न्यूरोबियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि ब्रेन फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज़, ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ब्रेन के फंक्शन में, और ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वहाँ पर कुछ इम्बैलेंसेस और एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये 4 कॉजेज़ हो सकती हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो मेरे ख्याल से अब क्लास का टाइम एंड होने वाला है। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ग्रुप में कि अगला सेशन हम कल ही कर लेंगे, क्योंकि अब तो टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, और फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉल जी एंड होने वाला है सेशन, 1 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम, स्क्रीन विजिबल है? Walaikum Assalam. Yes. कल हमने डायलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी की हिस्ट्री कुछ देखी थी, और उसके जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स हैं और उसकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी है डायलेक्ट से रिलेटेड, वो हमने स्टडी की थी। और जो पहले 2 मॉड्यूल्स हैं माइंडफुलनेस और डिस्ट्रेस टॉलरेंस, वो हमने कवर किए थे, और उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, स्किल्स यूज़ होती हैं, हमने वो देखी थी।
आज हम कंटिन्यू करते हैं जिसका थर्ड मॉड्यूल है इमोशनल रेगुलेशन। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी पर्सनल रीजंस की वजह से। तो आप प्लीज ओवरव्यू दे सकते हैं कल के लेक्चर का। हाँ जी ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। जी, तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डॉक्टर मार्शा लेनिन ने ये इसको क्रिएट किया था। और एक्चुअली उन्होंने पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर चुके हैं, तो उन्हें मालूम होगा कि सीबीटी क्या चीज़ है। तो उन्होंने पहले सीबीटी अप्लाई करने की कोशिश की थी बीपीडी के क्लाइंट्स के लिए, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लाइंट्स के लिए। तो उन्हें ये मालूम हुआ कि डायरेक्टली वो जो थेरेपी है सीबीटी वो अप्लाई नहीं की जा सकती। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से शेयर किया कि जब उन्होंने सीबीटी अप्लाई करने की कोशिश की और उनकी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स पे वर्क स्टार्ट करना शुरू किया, तो उन्हें ये रिस्पांस मिला उन क्लाइंट्स की तरफ से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉब्लम है, हमारे बिलीव्स प्रॉब्लम है, यानी हमने चेंज होना है। तो इस तरह से वो थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। सो रिसर्च स्टार्ट की डॉक्टर मार्शा लेनिन ने, जो खुद भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर फेस कर रही थी। तो उन्हें इसका आइडिया था कि ये तकलीफ कितनी शदीद होती है। सो उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। उन्हें मालूम हुआ कि माइंडफुलनेस, आंसर उन्हें मिला कि माइंडफुलनेस यानी एक्सेप्टेंस, ये चीज़ जब शामिल होगी तब चेंज प्रोड्यूस की जा सकती है ऐसे क्लाइंट्स में। सो उन्होंने काफ़ी अरसा जो माइंडफुलनेस के मास्टर्स हैं, जेन मास्टर्स हैं, उनके साथ स्टडी किया और ख़ुद भी वो जेन मास्टर बने। फिर इस चीज़ को उन्होंने अपनी थेरेपी में इनकलकेट किया और साथ में एक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है डायलेक्ट्स, उसको भी शामिल किया। तो डायलेक्ट्स जो है वो, चूँकि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो यही है डायलेक्ट्स का, कि ऑपोजिट्स को समझना। और ऑपोजिट्स इस तरह से कि चेंज एक चीज़ है और एक्सेप्टेंस एक चीज़ है। ये दिखने में तो ऑपोजिट्स हैं, लेकिन ये एक ही कॉन्टिन्यूम पे होते हैं। जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको चेंज भी नहीं कर पाते। सो दोनों चीज़ें मस्ट हैं और एक साथ होनी चाहिए, दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो उसे चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जो सेंसिटिव क्लाइंट्स होते हैं उन्हें नहीं समझ आ रही होती, वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग रखते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने चेंज करना है इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं है। तो इस फिलॉसफी को वो लेकर आई है माइंडफुलनेस को, कि पहले तो आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, वैलिडेट करना है, फिर आप उनको इम्प्रूव करने की तरफ जा सकते हैं। तो चेंज के साथ जो एक नेगेटिव कोनोटेशन मौजूद थी कि उनके बिलीव्स नेगेटिव हैं या वो ठीक नहीं है, उनकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, तो वो चीज़ उन्होंने उस पर वर्क किया और पहले माइंडफुलनेस और रेडिकल एक्सेप्टेंस को अपनी थेरेपी के अंदर डाला। तो इसके ऊपर पहले उन्होंने वर्क किया कि किस तरह से एक्सेप्टेंस वर्क करती है। टोटली जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे तब चेंज पे वर्क करना पॉसिबल होता जाता है। सो माइंडफुलनेस का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, इसमें रेडिकल एक्सेप्टेंस आती है। माइंडफुलनेस का मीनिंग है कि जो इसका फर्स्ट मॉड्यूल है कि आप प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में इस तरह से हैं कि आप चीज़ों को जज नहीं कर रहे, आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे, आप जस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं वो डिस्ट्रेस टॉलरेंस की तरफ, कि किस तरह से डिस्ट्रेस को आपने टॉलरेट करना है आपको डिस्ट्रैक्ट करके टॉलरेट करना है, लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्शन यूज़ नहीं की जा सकती। डिस्ट्रैक्शन एक स्किल है कि डिस्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, खुद को उस सिचुएशन से हटा देते हैं या उन इमोशन से आप शिफ्ट होके किसी और काम में लग जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन हर वक्त डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती। सो फिर उन्होंने और भी डिफरेंट स्किल्स बताई, लाइक सेल्फ सूदिंग, यानी उस सिचुएशन में रहते हुए किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है कि आपको कम से कम तकलीफ हो।